नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और मैं इस यूट्यूब चैनल पर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन कवर कराता हूँ। बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं, वो थ्योरी पार्ट के हों, एमसीक्यू पार्ट के हों, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में हैं जहाँ से आप इंडियन पॉलिटी तैयार कर सकते हैं। आज खैर इस बात पर बातचीत करने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कि यूपीपीसीएस की तैयारी के दौरान कुछ गलतियाँ होती हैं अभ्यर्थियों से। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, न मैं हूँ न आप हैं। परफेक्ट होने का मतलब है कि वो भगवान हो गया। हर किसी से कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन सही अप्रोच ये है कि उन्हें उन गलतियों को ढूंढना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। तो यूपीपीसीएस की तैयारी के दौरान अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं या 27 के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ गलतियां सामान्यतः लोग करते हैं, जिसमें मैंने 19 पॉइंट्स आपके लिए बनाए हैं। इन गलतियों को कैसे ढूंढें और कैसे बचें, इन्हीं पर बातचीत होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि पीसीएस का फॉर्म आने का इंतजार करते हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार करते हैं, है ना। उन्हें लगता है कि नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद तैयारी शुरू की जाए। अरे मेरे भाई, अगर नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे तो नोटिफिकेशन और प्री के बीच में जो टाइम होता है, उस टाइम में अगर हम देखें तो सिर्फ प्री ही तैयार किया जा सकता है, और फिर प्री और मेंस के बीच में जो टाइम होता है उसमें मेंस नहीं तैयार किया जा सकता। जो तैयारी होती है आपकी, वो मेंस टू प्री होती है। बड़ा सिलेबस है, अगर आपने सिलेबस देखा हो तो तैयारी का सबसे पहला चरण ये होता है कि हम सिलेबस पढ़ें। मेंस टू प्री प्रिपेयर होते हैं, है ना। मेंस का पूरा कंटेंट तैयार करने के साथ ही प्री की प्रैक्टिस अपने को करनी होती है, और जब प्री 3 महीने बचे तो सिर्फ प्री ओरिएंटेड पढ़ना होता है। तो ऐसे में अगर नोटिफिकेशन आने के बाद 2026 का नोटिफिकेशन आने का इंतजार कर रहे हैं, फिर उसके बाद अगर तैयारी आप शुरू करते हैं तो उसमें दिक्कत है। आप 2027 के लिए प्रिपेयर करिए, लेकिन नोटिफिकेशन आने का इंतजार करके तैयारी करना, ये अप्रोच ठीक नहीं है। सिलेबस और पीवाईक्यू को इग्नोर करना, देखिए क्या होता है कि ऐसा खैर कहना नहीं चाहिए, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती हैं। व्यक्ति का जीवन हमेशा सिचुएशनल होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग तैयारी के दौरान मुझे मिलते हैं कि 6 महीने तैयारी की, 1 साल तैयारी के लिए, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पता है। अगर आप वाकई में एग्जाम को समझना चाहते हैं मेरे भाई, तो मेरी एक बात मानिए, सच में वाकई में अगर आप एग्जाम को समझना चाहते हैं तो इन दोनों पर आप अच्छे से विजिट करिए। पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एग्जाम कैसा होता है, एग्जाम का क्या ट्रेंड है, एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है, कौन कौन सी चीजें कवर होंगी, कौन कौन सी लास्ट कुछ सालों से ज्यादा पूछी जा रही, ये सब इसको देखने से आपको पता चल जाएगा। किसी गाइड, किसी मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला काम तो आप ढंग से सिलेबस को पढ़िए। क्या सिलेबस है, कौन सा सिलेबस? जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिलेबस रिलीज किया जाता है, प्री का और मेंस का, वो सिलेबस पढ़िए। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब आप देखते हैं तो सिर्फ प्री का देखते हैं, प्री और मेंस दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। और आपने तैयारी अगर शुरू कर दी है तो ध्यान रखिए कि इनको सॉल्व आपको करना है, एक बार नहीं, जितनी बार आपकी क्षमता है उतनी बार आपको इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। तो दूसरी गलती ये जो करते हैं, सिलेबस और पीवाईक्यू को इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर नहीं करना है। एक सब्जेक्ट के लिए ढेर सारे सोर्स है, जैसे पॉलिटी है, मैं पॉलिटी का अध्यापक हूं तो पॉलिटी का एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना होता है कि अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, बिना किसी कोचिंग के पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो कर लीजिए। खैर पॉलिटी के लिए तो टेक्स्ट बुक की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप गाइड बुक एम लक्ष्मीकांत की है वो भी फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी एक किताब जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिल जाए। कौन सा सिलेबस? जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने दिया है। कोई भी एक किताब आप फॉलो कीजिए, प्री और मेंस के सवाल, एनसीईआरटी हो गया। हर विषय के लिए ऐसे ही होता है, एक ही सोर्स फॉलो कीजिए, बार बार पढ़िए। अगर आपको लगता है कि सर ये कोचिंग की नोट्स है, इस कोचिंग की नोट्स में प्री और मेंस दोनों के मैटर अच्छे से दिए गए हैं, सर प्री भी कवर्ड है, मेंस भी कवर्ड है, और मेंस एकदम होलिस्टिक अप्रोच के साथ कवर्ड है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर किसी कोचिंग की कंटेंट टीम ने बहुत अच्छी किताब बनाई है और वो किताब मेंस ओरिएंटेड है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ बनाई गई है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बस आप सिलेबस देखिए कि सिलेबस में ये चीजें हैं, इस नोट्स में ये हैं, एक सोर्स फॉलो कीजिए, बार बार पढ़िए। 10 किताबें पढ़ने से चयन नहीं होता है, एक ही किताब बार बार पढ़ने से चयन होता है।
ये जो बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, टैलेंटेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन बाद में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आप कहते हैं कि मैं उनसे मिला तो बहुत तेज है पढ़ने में लेकिन नहीं हो पाया, तो उनके साथ यही समस्या आ जाती है कि वो रिवाइज नहीं करते, एक ही चीज को बार बार नहीं पढ़ते। तो अलग अलग सोर्स नहीं पढ़ना, एक ही सोर्स आपको सिलेक्ट करना है, उसी को, भ्रमित नहीं होना है इधर उधर। ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं पढ़ने के दौरान। जैसे मान लीजिए आपने कोचिंग ज्वाइन की या आपने बुक पढ़ा, तो बुक के दौरान जब नोट्स बनाते हैं ना, तो ऐसा नोट्स बनाते हैं जैसे लगता है कि अपने लिए, अपने उनके लिए भी बनाई जा रही है, 3-4 जनरेशन और पढ़ेगी उसके लिए बनाई जा रही है। जितना बुक में लिखा है उससे भी ज्यादा बना लेते हैं। भाई नोट्स का मतलब ये है कि एग्जाम टाइम पर आप फटाफट फटाफट रिवाइज कर सकें। नोट्स का मतलब ये है कंसाइज नोट्स। नोट्स फ्लो चार्ट मोड में बनाई जाती है। अगर आप किताब ही पूरी लिख लेंगे तो फिर कैसे रिवाइज करेंगे, आप खुद सोचिए। अगर किताब का कंटेंट 100 पेज का है तो आपकी नोट्स 30 पेज की होनी चाहिए। फ्लो चार्ट, छोटे छोटे पॉइंटर बना के आप नोट्स बनाइए। मेंस में भी पॉइंटर वाइज नोट्स बनती है, प्री में भी बनती है, ठीक है, दोनों की एक साथ भी बनती है। तो नोट्स को किताब की तरह कॉपी नहीं करना है, नोट्स ऐसे बनानी है कि आप एग्जाम टाइम पर जब रिवाइज करने जाएं तो क्लास में टीचर ने क्या बताया है वो भी आपको याद आ जाए, साथ ही साथ जो आपने पढ़ा है किताबों में वो भी आपको याद आ जाए। डेली करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर ना सिर्फ प्री के लिए बल्कि मेंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटी के सवाल भी आजकल करंट अफेयर से इंस्पायर होकर आते हैं, इकोनॉमी के सवाल भी आते हैं, सोशल जस्टिस के सवाल भी आते हैं, आईआर के तो आते ही हैं। तो लेकिन क्या होता है कि लोग करंट अफेयर में इतना जूझ जाते हैं कि पता चला 4 घंटे करंट अफेयर को भी दे रहे हैं। तो एक निश्चित समय है 1 घंटे का, आप डेली 1 घंटे करंट अफेयर पर दीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है आपको। आप 4-4 घंटे 5-5 घंटे करंट अफेयर पर देना नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं, ठीक। और ये सबसे बड़ा हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए ये भाई सबसे बड़ा श्राप है। पता नहीं किसका श्राप है, ब्रह्मा जी का है कि किसका है। मैं देखता हूं कि हिंदी मीडियम के ज्यादातर अभ्यर्थी प्री और मेंस को अलग अलग करके चलते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। भाई अलग अलग नहीं पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, जैसे आपने पॉलिटी में पढ़ा प्रियम्बल, अब पॉलिटी में आपने प्रियम्बल पढ़ा तो प्रियम्बल से रिलेटेड जो मेंस का कंटेंट है वो भी पढ़िए। मेंस के जो सवाल आए हुए हैं, जो मॉडल बन सकते हैं वो भी लिखिए, आंसर राइटिंग करिए। और प्री से रिलेटेड भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बन सकते हैं, मॉडल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो अलग अलग करके नहीं चलना है। सी सेट को लोग हल्के में लेते हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, बीटेक हैं, बीएससी हैं, तो ऐसे लोगों का सी सेट निकल जाता है एक बार में, तो चलिए ठीक है, वो लोग हल्के में लें। लेकिन उनके लिए भी मैं कहूंगा कि 10-12 सेट जरूर सॉल्व करके जाएं, 10-12 मॉक जरूर लगा के जाएं। लेकिन जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं रहा है, टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, वो लोग भी अगर हल्के में ले रहे हैं तो ऐसा मत करिए। सी सेट का आप, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, आप 20 सेट सॉल्व कर लीजिए और 20 सेट सॉल्व कीजिए सी सेट का। और उसमें से ऐसे टॉपिक्स जो सेट सॉल्व करने के दौरान आपको लग रहा है कि इसे हमें पढ़ लेना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, उन टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, सी सेट हो जाता है। लेकिन हल्के में नहीं रहना है, ठीक है। गेस वर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर न रहे, ये आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर टॉपिक ट्रेंडिंग है, ये पर्टिकुलर टॉपिक ट्रेंडिंग है, ये जरूर आएगा, ठीक है। ये देखो, जो सिलेबस पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है, जो सिलेबस जारी किया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने, उस सिलेबस को पूरा ढंग से पढ़ना है। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब देखते हैं तो आपको ये अंदाजा लग जाता है कि व्हाट इज ट्रेंडिंग एंड व्हाट इज नॉट ट्रेंडिंग, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़े, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग को प्रीलिम के बाद के लिए न छोड़े, हाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अब प्री और मेंस के बीच में 3 महीने का समय मिल सकता है, 4 महीने का समय मिल सकता है, 2 महीने का भी समय मिल सकता है। ऐसे में आंसर राइटिंग जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट ठीक ठाक तरीके से तैयार हो जाए, आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। सबसे जो मेन बात है तैयारी के दौरान वो आंसर राइटिंग ही है। उत्तर लेखन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो उत्तर लेखन प्ले करता है। अगर उत्तर लेखन आपका जबरदस्त न हुआ, उस पर अगर आपने अच्छा अप्रोच न बनाया, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, कोई अर्थ नहीं निकलेगा उस तैयारी का। तो मेरे भाई, आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो ये मेरा अपना अनुभव है,
बहुत सारे लोगों का अनुभव है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ उसमें आ जाता है। उसमें प्री का कंटेंट भी तैयार हो जाता है, उसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, उसमें एनालिसिस भी आ जाता है। तो आंसर राइटिंग करिए, सब कुछ उसमें इंक्लूड हो जाएगा। रिवीजन नहीं कर रहे हैं, नया कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़िए उसको 48 आवर्स के अंदर रिवाइज करिए। अगर आप सोच रहे हैं नया नया पढ़ते जा रहे हैं, लाइब्रेरी बढ़ती जा रही है, नोट्स बनते जा रहे हैं, लेकिन रिवीजन नहीं हो रहा, देखो ये जो है ना आरपी, ये आप सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान गठिया के रख लो, रिवीजन और प्रैक्टिस। जितना आप कम तेज हैं पढ़ने में, आपने कम तैयार किया है, लेकिन आपने रिवीजन और प्रैक्टिस अगर औरों से ज्यादा की है ना, तो आप सिलेक्ट होंगे, ये मेरा दावा है। बहुत तेज लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो इस पर नहीं ध्यान देते, आरपी पे, रिवीजन और प्रैक्टिस पर। मॉक टेस्ट देते, हाँ ये बड़ा गलती है, मॉक टेस्ट देते हैं फिर उसका सोल्यूशन नहीं देखते, उसका एनालिसिस नहीं करते कि कौन सा गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, उसको रिवाइज कर लें। मॉक टेस्ट दिया, 150 सवाल सॉल्व किए, अपने नंबर मिलाए, 90 सवाल सही है, बाकी सब गलत है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फिर उसको देखेंगे नहीं, तो मॉक टेस्ट का मतलब ही नहीं निकलेगा। मॉक टेस्ट तो सॉल्व ही इसीलिए किया जाता है ना, इसीलिए मॉक टेस्ट सॉल्व किया जाता है ना, कि हम अपने आप को एनालाइज कर पाए, जो गलतियां हैं गलतियों को सुधार पाए, जो सवाल नहीं बने हैं उसका आंसर खोज पाए, इन फ्यूचर अगर वो सवाल आए तो सवाल हम कर पाए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, ऐसा नहीं है कि टेस्ट दे के बैठ जाना है, उसे एनालाइज नहीं करना है। अंतिम महीनों में नई किताबें, नए सोर्स नहीं शुरू करना है, जो पुराना है आपको उसको रिवाइज करना है। लास्ट मंथ में आपको सिर्फ प्री का, अगर लास्ट मंथ है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, जो भी यूट्यूब पे मैराथन एंड ऑल है वो आप देख सकते हैं, करंट अफेयर रिवाइज करना है, लेकिन नई चीजें पढ़ने से बचना है। ठीक है, कोई मेंस में भी यही, मेंस में भी आपको क्या करना है कि जब 3 महीने बचे तो सिर्फ प्रैक्टिस करिए, जितना आपने पढ़ा है उसी पर प्रैक्टिस करिए, नई चीजें पढ़ने से बचना होता है लास्ट मंथ में। ठीक, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, सबके जीवन में ऐसा होता है, मेरे लिए भी थे, आपके लिए भी होंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, हम उन्हें इग्नोर करते हैं, और वही हमारी इस लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस पर आप पीएचडी कर लीजिए, लेकिन उसको भी उतना इंपॉर्टेंस और उतना इंटरेस्ट के साथ पढ़िए जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट। जनरली होता है क्या है कि एक सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बन गया, इंडियन पॉलिटी में आपका इंटरेस्ट बन गया, तो उस पर आपने पीएचडी कर ली, बाद में हमारी तरह मास्टर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सबका इंपॉर्टेंस है, हर विषय का इंपॉर्टेंस है, और हर विषय के इंपॉर्टेंस को समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। सोशल मीडिया, हाँ रोज कोई ना कोई स्ट्रेटजी वीडियो, यूट्यूब पर स्ट्रेटजी वीडियो, सोशल मीडिया पर रील्स वायरल होती हैं, ठीक है, मीम्स आ रही हैं, ऐसा पढ़ो, ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो, हर महीने आप अपनी स्ट्रेटजी बदल रहे हैं। एक स्ट्रेटजी को ढंग से फॉलो करके लास्ट तक जाइए, रोज रोज स्ट्रेटजी नहीं बदली जाती है ना। जब असफल होते हैं तब चलिए ठीक है कि स्ट्रेटजी बदल रहे हैं कि अब की बार नई स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे, लेकिन हर महीने आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो रही है ना, तो ऐसा नहीं करना है। एक मिथ चलता है कि आंसर हैंड राइटिंग जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि हैंड राइटिंग अच्छी होने से नंबर बढ़ते नहीं हैं। कोई भी अगर सुंदर लिखेगा तो जाहिर सी बात है कि मनुष्य ही कॉपी चेक कर रहा है, उसके दिमाग को वो प्रभावित करेगा, कहीं ना कहीं उसके नंबर 2-4 पॉइंट बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लिखिए, आप सिर्फ रोज 1 घंटे अपनी हैंड राइटिंग पे दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, स्पष्ट लिखिए। ठीक है, अगर आप यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे टॉपर्स कॉपी देखेंगे तो बहुत सारे टॉपर्स को मैंने देखा है कि उनकी हैंड राइटिंग नहीं अच्छी है, लेकिन क्लियर लिखा है उन्होंने, एनालिटिकल वे में लिखा है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको फुलफिल किया है, और उनके नंबर अच्छे आए हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है आपको। करंट अफेयर को स्टैटिक सब्जेक्ट से जोड़ना है। अब एक्चुअली क्या है कि करंट अफेयर लोग फैक्चुअल मोड में पढ़ लेते हैं, है ना, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये अपॉइंटमेंट हुई, यहाँ रैंकिंग ये आई। देखो, करंट अफेयर, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे गवर्नेंस, करंट अफेयर के साथ इंस्पायर है, करंट अफेयर से लिंक होकर सवाल आएंगे 100%। सोसाइटी, करंट अफेयर के साथ लिंक होकर सवाल आएंगे। आईआर, करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट ही है। इकोनॉमी, करंट अफेयर बेस्ड सब्जेक्ट ही है। और आजकल तो इतिहास के सवाल भी, कहीं पता चला खनन हो रहा, ठीक है, इंडस वैली का कुछ साक्ष्य मिला, आजकल हिस्ट्री के सवाल भी, ज्योग्राफी के सवाल भी करंट अफेयर से इंस्पायर होकर आते हैं। तो इसलिए करंट अफेयर को स्टैटिक सब्जेक्ट से लिंक करना है।
जरूर से जरूर लिंक करना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की गलती, देखो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि जनरली लोग टाइम टेबल बना के पढ़ते हैं। 7 से 8 इतिहास पढ़ेंगे, 8 से 8:30 चना चबाएंगे, बढ़िया आराम से नाश्ता करेंगे, हाँ वॉक करके आएंगे, फिर 9 से 10 ये करेंगे, 10 से 11 ये करेंगे। ये जो टाइम टेबल बेस्ड स्टडी है इसको इग्नोर करिए, आप आउटपुट बेस्ड स्टडी करिए। एक टारगेट बनाइए कि आज का टारगेट ये है, आज हमें डीपीएसपी पढ़ना है, आज का टारगेट है पॉलिटी में डीपीएसपी का पोस्टमार्टम। आज हम डीपीएसपी पढ़ेंगे, प्री से रिलेटेड सवाल सॉल्व करेंगे, मेन से रिलेटेड सवाल करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। अपने को तैयार होना चाहिए, आज इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, 48 आवर्स के अंदर रिवाइज करेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ें, ठीक है, टाइम खराब मत करें। हेल्थ स्लीप, देखो हेल्थ इज वेल्थ, किस लिए आप अपना कैरियर बना रहे हैं, कभी सोचिए बैठ के क्यों क्यों जाना चाहते हैं। अपनों लिए, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, तो कुछ अच्छा तभी कर पाएंगे ना जब आप हेल्दी रहेंगे। तो 8 घंटे की जो नींद होती है वो नींद लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 18 घंटा जो है लगे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने, जो लोग कहते हैं ना कि हम 18 घंटा पढ़ते हैं, कुछ आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि आप पढ़ते तो हैं, लेकिन अगर आप 3 घंटे अच्छे से पढ़ रहे हैं और फिर 18 घंटे आप लगे हुए हैं, तो 3 घंटे वाला ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आउटपुट निकलना चाहिए। पढ़ने के बाद आप इस बात का चिंतन किया करिए कि इसका कितना आउटपुट निकल रहा है। तो स्वास्थ्य को ध्यान रखना है, सोना है समय पर, अच्छी नींद जो एक हेल्दी इंसान के लिए चाहिए वो नींद लेनी है 7-8 घंटे की। कंसिस्टेंसी ये बहुत जरूरी है, लगातार बने रहना। 5 दिन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद पार्टी चल रही 3 दिन, फिर 5 दिन पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन घूमने जा रहे हैं, ठीक है। घूमिए, टहलिए, मूवीज देखिए, वेब सीरीज देखिए, ये सारी चीजें आपको समाज से अवगत कराती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा सूडो सीरियस नहीं होना है, छद्म गंभीर नहीं होना है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। हर टॉपिक को समय देना है, अभी इस पर बातचीत हुई कि हर टॉपिक को समय देना है, हर सब्जेक्ट को समय देना है, ठीक है। और ये जो लास्ट पॉइंट आपका है, ये बहुत सारे लोग करते हैं, पढ़ रहे हैं बस, सवाल नहीं सॉल्व कर रहे, सवाल सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट तैयार कर लिए, सवाल सॉल्व करने बैठे, पता चला 10 में 1 सवाल बना, पूरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, पूरा मोरल डाउन हो गया। तो पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, जो सवाल आए हैं, जो सवाल बन सकते हैं वो जरूर करना है। तो ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जनरली एस्पिरेंट करते हैं, वो मैंने सोची और बनाई और आपको बताया मैंने कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है। अगर इन गलतियों को आप नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लाभ इसमें मिलेगा। मेरे भाई, साथ ही साथ हमारा स्टडी IQ, आप जानते हैं कि हम एक कोचिंग संस्थान है जो आपकी तैयारी में आपको मदद करते हैं। आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी इसलिए करते हैं क्योंकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं, सरल हो जाएं। किसी भी टीचर का, कोचिंग का, मेंटोर का यही अर्थ होता है कि वो आपकी मदद आपके रास्ते को आसान बनाने के लिए करता है, और हम भी यही काम करते हैं और इसके लिए हम डेडिकेटेड हैं, प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए हमारे यहाँ सबसे बढ़िया जो प्रोग्राम चलते हैं वो है आरंभ, और एक प्रोग्राम है आपका अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय प्योर हिंदी मीडियम के लिए है, प्योर हिंदी है ना, यानी जो पूरा पूरा हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है, ठीक। कंप्लीट फाउंडेशन डेवलप किया जाता है, पूरी की पूरी पीसीएस की तैयारी कराई जाती है, प्री से लेकर इंटरव्यू तक। आरंभ, आरंभ हमारे स्टडी IQ का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है। ये इंग्लिश यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम से जो लोग तैयारी कर रहे हैं दोनों के लिए ये उपयोगी होता है। ये बाइलिंगुअल चलता है, यानी अंग्रेजी माध्यम के एस्पिरेंट भी समझ सकते हैं इसको, हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट भी समझ सकते हैं। ये एक बाइलिंगुअल प्रोग्राम होता है, ठीक है। क्या क्या फीचर्स हैं, तो जो फीचर मैं इसमें बताऊंगा वही फीचर इसमें भी है, बस अंतर सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी का हो जाता है। ये आपका बाइलिंगुअल है, ये एक भाषा में है, हिंदी भाषा में। आरंभ में क्या क्या फीचर्स हैं आपको, तो देखिए आरंभ में जो फीचर्स हैं आपकी तैयारी के लिए, सबसे पहले तो 1100 प्लस घंटे का पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है, और ये सिलेबस सिर्फ प्री के लिए नहीं बल्कि प्री और मेंस दोनों के लिए पढ़ाया जाता है ना। तो इससे क्या हो गया, इससे आपका सिलेबस पूरा तैयार हो गया, ठीक है।
समय समय पर आपको सही दिशा मिले, इसके लिए आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाती है। मेंटरशिप का उद्देश्य यही है कि आप भटके ना, ठीक है। साथ ही साथ 4 साल की आपको वैलिडिटी दी जाती है, यानी कोर्स में 4 साल का एक्सेस मिलता है। 2 तरह के कोर्स होते हैं, गोल्ड एक प्लेटिनम। गोल्ड में 2 साल का एक्सेस है और प्लेटिनम में 4 साल का एक्सेस है, ठीक है। अब रिवीजन के लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, कोई दूसरा सोर्स ना फॉलो करना पड़े, इसके लिए किताबें भी आपके घर जाती हैं, किताबें भी आपको मिलती हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। करंट अफेयर की मैगजीन भी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इससे क्या होगा, इससे पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो गया पीसीएस का। इसके साथ जैसे सिलेबस पढ़ने के दौरान आपको लगता है कि थोड़ा तेज चलना चाहिए, अगर सारा एक साथ मिल गया होता तो मैं 2-4 सब्जेक्ट और साथ में चला लेता, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइव क्लासेस चलती हैं, 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास, तो 1 साल लगातार चलती है, ठीक है। तो कभी कभी लोगों को लगता है हमारे पास ज़्यादा समय है, हम नौकरी तो करते नहीं हैं, तो हम कुछ और भी मटेरियल मिल जाता तो हम उसको भी पढ़ते रहते। तो एक रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाता है, रिकॉर्डेड। एक प्री का रिवीजन कोर्स दे दिया जाता है, जिससे आप प्री का रिवीजन कर सकें रिकॉर्डेड मोड में। एक आपको आंसर राइटिंग यानी मेंस का एक आंसर राइटिंग कोर्स दे दिया जाता है, जिससे आप मेंस का रिवीजन कर सकें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, ठीक है। एक एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स दे दिया जाता है, जिससे आपका एनसीईआरटी पूरा क्या हो जाए, कवर हो जाए। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का रिकॉर्डेड कोर्स आपको दे दिया जाता है। तो 5 कोर्सेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, 5 कोर्स एक्स्ट्रा। ये जो फीचर मैं आपको बता रहा हूं, ये प्लेटिनम के फीचर है। आरंभ में एक प्रोग्राम गोल्ड है। गोल्ड में क्या होता है कि आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसमें ये सारी की सारी सारगर्भित अप्रोच वाली चीजें नहीं मिलती हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको पूरी कंप्लीट, आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ना है तो आप गोल्ड के साथ जाइए। अगर आप बिगनर हैं, आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप प्लेटिनम के साथ जाइए, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारे स्टडी आईक्यू में, ये मैंने आपको बताया ही, अभ्युदय हिंदी माध्यम का बैच है। आरंभ के बारे में मैं आपको अभी बता रहा था, सारी डिटेल भी मैंने बताई, क्या क्या मिल रहा है ये भी बताया, ठीक है। प्री का ओरिएंटेड बैच भी है, मेंस ओरिएंटेड बैच भी है हमारे यहाँ, आरओ के भी बैचेज उपलब्ध हैं, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। कैसे आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकते हैं, तो सबसे पहला रास्ता आपके पास ये है कि आप एक नंबर लीजिए, ये 928999, ये हमारी टीम है 6923, इस पर कॉल कर लीजिएगा। मेरा नाम बता दीजिएगा, मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी, ठीक है। और ये कोड लगा दीजिएगा, ये भी आप बता देंगे, खैर वो खुद ही लगा देंगे, लेकिन आप बता दीजिएगा VL लाइव। इसमें आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट, ठीक है। और यहां पर मेरा नाम अगर आप बताएंगे तो आपको पूरी काउंसलिंग मिलेगी, पूरा का पूरा कैसे तैयारी करनी है, पूरा आपको सलाह दी जाएगी, कौन सा बैच आपके लिए सबसे अच्छा है इसके बारे में आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, पूरा आपको टाइम देके प्रॉपर काउंसलिंग देके समझाया जाएगा। तो आप जरूर इस पर क्या करें, कॉल करें, पहली चीज। दूसरा, अगर आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप चले जाइए कहां, आप चले जाइए गूगल पर, studiiq.com पर, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहां पर गूगल पे मैंने क्लिक किया ना, देखो ये स्टडी IQ, यहां मैं गया www.studiiq.com, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में मैं गया, पॉपुलर ऑनलाइन कोर्स में मैं गया स्टेट PCS, ठीक है, स्टेट PCS, फिर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जब मैं गया तो देखो ये आरंभ है, अभ्युदय है, आलेखन मेंस का बैच है। आरंभ पे आपने क्लिक किया। अब मैंने जो आपको गोल्ड और प्लेटिनम में डिफरेंस बताए थे, वो पूरे डिफरेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं। कब कौन सी क्लास चलेगी ये आप डाउनलोड करके यहाँ से जान सकते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल दी गई है अगर आप डाउनलोड करेंगे तो, ठीक है। यहाँ बाय नाउ पे जाइए, अपना मोबाइल नंबर इंटर करिए, मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद OTP डालिए, ठीक है। और फिर इस तरह से ऑप्शन आएगा कोड लगाने का, यहां आप कोड लगा दीजिए VL लाइव, ठीक है। आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये देखिए, जैसे गोल्ड 11,999 और प्लेटिनम 18,999 का आपका पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो 9289996923 पर कॉल करिएगा, मेरा नाम बताइएगा, वहां आपकी पूरी की पूरी सहायता की जाएगी। तो इस तरह से आप कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा रोल यही है कि हम आपको इस तरह से गाइड करते हैं कि आप कम समय में पूरा सिलेबस तैयार करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। तो मेरे भाइयों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हो, देश समाज का विकास का माध्यम बने। जय हिंद, नमस्कार।